अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। तबीयत नासाजी की वजह से अगर आपको आवाज़ में कुछ सुनने में तकलीफ हो रही हो तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत ख्वाह हूँ आपसे। लेकिन आज बड़ी एक अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था मुदाखलत के हवाले से, उसके ऊपर आज 7 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। समाअत के अंदर बड़ी दिलचस्प बातें भी हुई और ज़ाती ख्यालात और जज्बात के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू हुई। सबूत क्या है, क्या जजेस की मुदाखलत का लगाया हुआ इल्ज़ाम दुरुस्त है, इस हवाले से अभी मज़ीद तहकीकात भी होना बाकी हैं। सबूत मांग लिए गए हैं। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब के कमीशन के हवाले से भी बात की गई, किस तरह उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया उस हवाले से बात भी हुई, किस तरह उनको ट्रोल किया गया या उनके ऊपर प्रेशर डाला गया उसके हवाले से भी बात की गई। काजी फाइज़ ईसा ने अपने ही कुछ माजी के मुकदमात के हवाले से भी उन्होंने इसका जिक्र किया। मंसूर अवान साहब ने भी अपने दलाइल जो है वो आज पेश की। उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कमीशन के नाम आपकी जानिब से दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए थे और एक बहुत ही मोतबर जजेस थे जिनके हवाले से जो सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई वो बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने यूट्यूबर्स के बारे में बात भी की जो मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर, डॉलर्स के हवाले से, डॉलर कमाने के चक्कर में झूठ को जो है वो तक़वियत देते हैं, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन एक अहम तरीन जो रिमार्क्स है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के, वो बताना मैं बहुत ज़रूरी समझूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने कहा था कि अगर साबित ना कर सके कि आपको किसी किस्म की कोई धमकी या आपके केसेस के अंदर एजेंसियों ने मुदाखलत की है या किसी एग्जेक्टिव ने मुदाखलत की है तो उसके नताइज बहुत बुरे होंगे और नताइज का सामना करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में हमें एक बड़े ही हमारे मोहतरम मेहमान हैं सैयद फ़ल्की गिलानी, सीनियर तज़कियाकार तो मैं नहीं कहूँगा, अभी इतनी इनकी एज तो नहीं है, लेकिन ये एक बेहतरीन तज़कियाकार ज़रूर हैं। इनके साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ल्की साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर, आज की समाअत के बारे में बताएं। सबूत वगैरह के ऊपर तो बात नहीं की गई, ज़्यादा से ज़्यादा जज्बात के बारे में बात की गई, ख्यालात के बारे में बात की, मुख्तलिफ बातों का इज़हार किया गया। आप क्या समझते हैं कि इसका मंतकी अंजाम क्या होने जा रहा है? और जहाँ तक फुल कोर्ट का एक बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उसके ऊपर आ रहा था कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया, उसका जवाब भी आज काजी फाइज़ ने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि जजेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने फुल कोर्ट नहीं समाअत के लिए फुल कोर्ट इसलिए हम लोगों ने बेंच तश्कील नहीं दिया। सर, आप क्या कहते हैं कि सबूत होंगे, सबूत पेश किए जाएंगे? क्या एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं 6 जजेस की जानिब से, समझते हैं कि इसमें कोई ना कोई चीज़ सामने आएगी और अगर नहीं आई तो उसके नताइज क्या होंगे? देखिए, मैं आपको ना अदालती तारीख के ना अदालती तारीख जो जमहूरियत और आमरीत से मुतल्लिक है, उसके दो तीन छोटे छोटे जो है ना तारीखी हवाले दे देता हूँ। आसमा गिलानी के वालिद साहब जो है ना, वो उस वक्त फॉल ऑफ ढाका नहीं हुआ था, लेकिन वो इस चीज के बहुत ज्यादा प्रचार करते थे कि आप जो बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा है उसको हकूक नहीं दे रहे। तो वो हाई कोर्ट में गए। तो इलामा इकबाल के जो साहबजादे हैं जैसे जावेद इकबाल, उनके पास वो हाई कोर्ट के जज थे, उनके पास केस लगा, तो उन्होंने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। तो बाहर आके आसमा गिलानी साहब के जो वालिद साहब थे, उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि इकबाल के घर नूरे के घर इकबाल पैदा हुआ और इकबाल के घर दोबारा नूरा पैदा हो गया। हम्म। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। देखिए, ये जो अदालतें हैं, ये हमेशा आमरीतों की पैराकार रही हैं और आमरीतों के आगे सर टेक देती हैं और जमहूरियत को जो है वो दर्जे जरूरत के अंदर दफन कर देती हैं। लेकिन अगर आप तारीख में देखें तो तारीख सिर्फ उन्हीं जजेस को याद रखती है जिन्होंने आमरीत के खिलाफ आवाज उठाई और उसका हिस्सा नहीं बने। जैसे सईदुज़्ज़मान सदीकी का नाम हर कोई जानता है, जैसे इरशाद हसन खान जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ रहने का फैसला किया था, वो उनको कोई नहीं जानता। अभी आज की तारीख में आप देख लीजिए, जस्टिस सईद खोसा कहाँ पर है, जस्टिस साकिब निसार कहाँ पर है, जस्टिस बंदयाल कहाँ पर है, काजी फैज ईसा वहीं पर है। शौकत अली सिद्दीकी को लोग आज भी सुनते हैं, समझते हैं और उनकी कहानी को ओन करते इज्जत हैं। करते हैं, बिल्कुल। अब देखिए, जो पिछले जो गुज़श्ता 6-7 साल की सियासत है, देखिए इससे पहले अदालतें जो हैं वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनते हुए सिस्टम के अंदर उखाड़ पिछाड़ में मदद करती थी। अब अदालत का मसला ये है कि अदालत अब अपनी सियासी पसंद और नापसंद को मद्देनजर रखते हुए रियासत की सपोर्ट का फैसला करती है या रियासत के खिलाफ जाने का फैसला करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कोर्ट के अंदर जो डिवाइड है, ये तो बहुत क्लियर है। कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि एक सियासी जमात को पसंद करता है,
उसके लीडर को जो है वो महात्मा मानता है, मुर्शिद मानता है, और वो लीडर जो है जब काली बाल्टियों के अंदर अपना सर, मुंह और अपना चेहरा और अपना जो असल है वो छुपा कर आता है, तो वो उसको जमानतें देता है, वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसके लिए हर मुमकिन हद तक जानता है। यही अदालतें हैं जिन्होंने उस एक सियासी जमात के हक में सियासी मुकदमात तकरीबन 53 और 54 सुने, और उसमें से तकरीबन 46 और 47 जो है फैसले वो एक सियासी जमात के हक में आए, और 47 और 46 फैसले जो है एक सियासी जमात के खिलाफ आए। यही वो अदालतें हैं जो आज जिन्होंने भुट्टो को इंसाफ दे दिया, लेकिन नवाज शरीफ को अभी तक इंसाफ नहीं दिया, मुकम्मल इंसाफ नहीं दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब हम आज के किस्से की बात करते हैं। देखिए, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने ये खत लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको इस खत को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तारीख की रोशनी में देखना होगा। ठीक है, पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि आपको इसको यानी पास्ट प्रिडिक्ट करना पड़ता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पिछले 5 साल के अंदर क्या करती रही है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट पिछले 5 साल के अंदर वो तमाम मुकदमात जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज होती थी या जिससे इस्टेब्लिशमेंट की सियासी बका वाबस्ता थी, उसके अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसले किए हैं? उसके अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हर वो फैसला किया है जिससे जमहूरी सियासी जमातों को नुकसान पहुंच सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पाकिस्तान की वो वाहिद हाईकोर्ट है जिसने अंबार लगा दिए नैब केसेस में, जहां पे इंक्वायरी की बेस पे गिरफ्तारियां हो गई थी। 90 दिन से 120 दिन तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानतें नहीं दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो एक लीडर है जिनको तकरीबन मेरे ख्याल में एक मुताद अंदाजे के मुताबिक वो 22 या 23 मुकदमात के अंदर जमानत दे चुके हैं, ठीक है, जबकि उसके अगेंस्ट जो प्रेसिडेंट सेटल्ड है बाकी सियासी जमातों के, बाकी सियासी लीडरों के, वो शायद आटे में नमक के बराबर हो। और दूसरी बात देखिए, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि इस वक्त इस रियासत के अंदर, सियासत के अंदर जो रियासत की मुदाखलत की बात हो रही है, इसकी नींव, इसकी बुनियाद किसने रखी? इसकी नींव, इसकी बुनियाद इन्हीं जज साहिबान ने रखी जो कि इस वक्त अदालतों के अंदर बैठे हुए हैं। काजी फायज ईसा आपके सामने जिंदा मिसाल है। उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, उनको चीफ जस्टिस बनने से कैसे रोका गया, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के खिलाफ क्या हुआ। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, काजी फायज ईसा की वाइफ जो है मिसेस सरीना ईसा, उन्होंने अपना केस काजी फायज ईसा ने ये बकायदा एक समाअत में रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम ने माजरत बकायदा की कि हम मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो एजेंसियों के कहने पर कार्रवाई की गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए एजेंसियों के कहने पे की गई, लेकिन देखिए और साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं मुझे किसी जज ने जो है वो शिकायत नहीं की कि एजेंसियों की मुदाखलत हो रही है। तो सर ये पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा, या आगे आने वाले वक्त के अंदर नहीं होगा? क्या हम ये तयन करने जा रहे हैं? देखिए, हर चीज जो है ना वो पास से कनेक्टेड होती है। मसला ये है कि एक सियासी जमात, उसके लीडर और उसकी कल्ट फॉलोइंग जो कि इदारों के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। हम इस वक्त जो है वो जो अदलिया से रिलेटेड इदारे उनकी बात कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट तो करती है ना। उसके गठजोड़ ने पिछले 5 साल के अंदर सिस्टम को इतना करप्ट और पलूट कर दिया है। एक सियासी जमात ने इदारों को सियासत के अंदर इस कदर यानी उनका एग्जिस्टेंस इतनी ज्यादा कर दी है कि अब कोई सियासी जमात, कोई इदारा, और वो इदारा खुद भी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट किए बगैर रह नहीं सकता। आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 2013 से जो सिस्टम के अंदर मुदाखलत शुरू हुई थी, एक हाइब्रिड रजीम आई थी, आपने सिस्टम को पीछे से रह के कंट्रोल करना शुरू किया था। अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 अदारे हैं जो कि कमिटेड हैं कि हम उस जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, मुल्क के जो सियासी हालात है, उसको अगर हम 2013 या 2017 के पैटर्न पर वापस लेके जाएं, तो गलतियां दुरुस्त करने के लिए भी मुदाखलत तो करनी पड़ेगी ना। गलतियां दुरुस्त करने के लिए आपने जो कल्ट प्रोड्यूस किए हैं, आपने सिस्टम के अंदर जो बग्स छोड़े हैं, आपने सिस्टम के अंदर जो मॉन्स्टर्स डेवलप किए हैं, उनको किल करते हुए भी आपको उसी रियासती ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना जो आपने उनको तख्लीक करते हुए किया था। तो अब जिन्होंने तख्लीक किया अंडू करने के लिए, तो जिन्होंने मॉन्स्टर्स को तख्लीक किया था,
वो अब उन मॉन्स्टर्स को किल करने जा रहे हैं, उस पे उन मॉन्स्टर्स का शोर मचाना और सिविल सोसाइटी का और मीडिया का और जर्नलिस्ट कम्युनिटी का और डिजिटल मीडिया का ये कहना कि देखें जी मॉन्स्टर्स पैदा तो हो गए थे, लेकिन आप उन्हें खत्म क्यों कर रहे हैं? उन्हें खत्म इसलिए कर रहे हैं कि उनकी पैदाइश ने ही सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, सोशल इथोस तबाह किया है, सोशल डिस्कोर्स को तबाह किया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप देखिए, आपने काजी फैज ईसा की बात की, आपको मालूम है काजी फैज ईसा की वाइफ के खिलाफ जो मुकदमा शुरू हुआ था, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर था, वो कैसे हुआ था? एक इदारा बना था एसिड रिकवरी यूनिट, जो कि एक कानूनी इदारा नहीं था। पाकिस्तान के मरवजा कानून के मुताबिक आप और मैं टैक्स पेयर है, हमारी जो डिटेल्स है एफपीआर के पास, वो शेयर नहीं की जा सकती अदालत के हुक्म के बगैर। सरीना ईसा की जो एफपीआर, उनके जो टैक्स रिटर्न्स है, वो एआरयू के पास कैसे चले गए? एआरयू ने उसकी बेस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रेफर कैसे कर दिया, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुकदमा जुडिशियल काउंसिल के अंदर कैसे भेज दिया? उसके बाद वो अदालत लगी 4 साल। आपको पता है काजी फैज ईसा के आने से पहले 4 साल इस अदालत ने फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया, 4 साल। ठीक है, तो ये जो सिस्टम के अंदर मुदाखलत तो तब हो जब जो इदारा है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो और उसकी मुकम्मल फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए मुदाखलत की जाए। यहाँ पे तो आज काजी फैज ईसा ने ये समाअत के दौरान ये बात कही कि किसी वकील को ख्याल नहीं आया कि 4 साल तक फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया गया। देखिए, काजी फैज ईसा की वाइफ ने एक इदारे के, यानी एक इदारे के अंदर जो एक झेली इदारा है उसके सरबराह के मुतालिक शिकायत की थी, और उन्होंने जजेस के ऊपर भी कुछ इल्जामात लगाए थे। ठीक है, जिसकी बेस पे जो है क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई, क्या उसके ऊपर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया? काजी फैज ईसा इसके मुतालिक बहुत वोकल रही है। काजी फैज ईसा की कुछ जजमेंट्स हैं। क्या सिस्टम ने, यानी क्या उस वक्त आपने इस मुदाखलत, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपके जो हाई कोर्ट के इक्वल जो एक आजाद रियासत आपके साथ है, उसकी जो चीफ जज थे, उन्होंने मुदाखलत के बारे में इल्जाम लगाए, आपने तौहीन अदा, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और आज मुझे हैरानी हुई, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अंदर एक जज साहब जो थे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा थे, और वो उन चीफ जज साहब के मुतालिक वो जो खिलाफ जो केस था उसको बहुत शद्दोमत से सुन रहे थे। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की को डिफेंड कर रहे थे इनडायरेक्टली कि जी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जब एक जज ने, आपके हाई कोर्ट के एक जज ने, एक रियासत के सरबराह चीफ जज ने जब इस मुदाखलत का जिक्र किया था, तो आपने उनको कटहरे में ला खड़ा किया था और आपने तौहीन अदालत उनके ऊपर लगाने की कोशिश की थी और उनसे माफी मंगाई थी। और उनका बेटा जो उनका मुकदमा लड़ रहा था, उसके मुतालिक आपको याद होंगे, वीलॉग याद होंगे कि वो गाड़ी के अंदर, गिलास के अंदर क्या पी रहा है। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये बहुत सारी, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की एग्जांपल है, जस्टिस काजी फैज ईसा का पूरा केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर किस तरह कंडक्ट किया गया, सुप्रीम उनके मीडिया ट्रायल किस तरह किया गया, गवर्नमेंट किस तरह खड़ी हुई, गवर्नमेंट और जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट है, वो काजी फैज ईसा, जो कि सुप्रीम कोर्ट, काजी फैज ईसा एक शख्स नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, वो आने वाले चीफ जस्टिस। अच्छा, और आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, अभी आप देखिए अभी देखिए जजेस के साथ तसद्दुक जिलानी के साथ क्या हुआ। तसद्दुक जिलानी कौन है? वो जज है जिन्होंने पानामा के ऊपर प्रेशर लेने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने सिस्टम का प्रेशर लेने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने मुदाखलत से इनकार कर दिया था। मुझे वो और नाम भूल गया, जो एक और नेक नाम चीफ जस्टिस थे साकिब निसार से पहले, जिन्होंने पानामा का फैसला करने से इनकार कर दिया था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ये जो मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि मुदाखलत नहीं हो रही होगी, मुदाखलत हो, देखिए अगर देखिए, और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट वोट ऑफ नो बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं ना। अगर मुदाखलत के हवाले से देखिए हम बेहतरी की तरफ ही जा, अच्छा मैं इसमें देखिए ऑन लाइटर नोट एक और बात करता हूँ, देखिए ऑन लाइटर नोट एक और बात करता हूँ। ये एक पेशावर हाई कोर्ट है जी, जिन्होंने अभी एक लीडर को 10 मिनट के अंदर 51 मुकदमात के अंदर जमानत दे दी है। ठीक है, अब ये पेशावर हाई कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं बनती जी, लाहौर हाई कोर्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मैं ऑन लाइटर नोट आपको बता रहा हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई है और उसके बाद निगरान हुकूमत थी, मुसलसल एक सियासी जमात की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जी अदालतें आजाद नहीं है। ठीक है,
लेकिन जो जमात बरसर इक़्तिदार थी मुस्लिम लीग नून, अगर आप उसके खिलाफ तज्जिए सुने, उसके वर्कर्स की सेंटीमेंट सुने, उसके सोशल मीडिया वर्कर्स की आवाज को सुने, तो वो ये कहते हैं कि अदालतें जो है वो मुकम्मल तौर पर अभी भी लाडले के साथ खड़ी हुई हैं। तो ये कैसी रियासत है, ये रियासत की कैसी मुदाखलत है कि वो हाई कोर्ट्स को मैनेज नहीं कर सकती, वो सिविल कोर्ट्स को मैनेज नहीं कर सकती। हर जगह से आपको जो यहाँ से सजा होती है वहां से आपकी जमानत हो जाती है, जहां पे आपको जो है वो डक्का जाना होता है वहां पे आपको जो है रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, इससे पहले जो लीडरान थे वो जेल के अंदर सड़ते रहे, आपके खानदान के लोग जो हैं वो हाउस अरेस्ट हैं, इससे पहले जो लोग थे वो डेथ सेल के अंदर थे, आपके पास 6-6 सेल हैं। इससे पहले जो लोग थे उनके एसीज उतरवाने की ख्वाहिश का इजहार पब्लिकली किया जाता था और उतरवा भी दिए जाते थे, उनके डॉक्टर्स एक्सेस नहीं कर सकते थे। यहाँ आप 64-65 लाख का खाना खा गए। ठीक है, तो ये कैसी अदालतें हैं जिनके ऊपर अभी भी इतनी मुदाखलत और इतना दबाव है? अगर अगर दबाव के साथ उनका रिलीफ देने का ये आलम है तो अल्लाह जाने दबाव के बगैर वो क्या करेंगी। क्या हाल होगा? जैसी बात है, देखिए एक अदालतों के हवाले से एक पार्शलिज्म की बात तो हो रही है ना, ये चल रही है कि पार्टिज्म की बात भी हो रही है कि शायद पार्टियों ने अपने अपने जजेस पकड़ लिए हैं। एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल भी लिखा गया सुहेल वड़ाइच की जानिब से, उन्होंने कहा कि मेरा जज और तेरा जज। ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी पाकिस्तान के अंदर? ये चीज़ें क्या क्लेरिफाई होने जा रही हैं या आगे आने वाले वक्त के अंदर आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं? लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को एक क्रेडिट तो आप देंगे ना कि उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस तो जारी कर दिया कम से कम स्पीकर KPK असेंबली को। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है ना, जिसको इन अदालत को ये चीज समझना चाहिए। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान के आइन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खिलवाड़ किया वो ये था कि आमरीत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होते रहे। ठीक है, लेकिन सिविलियन दौर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कभी वायलेट नहीं हुआ। ये पहला मौका था 70 साल के अंदर कि एक जमहूरी हुकूमत ने ट्रांजिशन ऑफ पावर करने से इनकार कर दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या था? आइन के ऊपर अमल दरामद से इनकार था। उसके बाद से कॉन्स्टेंटली PTI जो है वो एक सियासी जमात जो है वो आइन से मुबर्रा इकदाम चाहती है, और आइन से मुबर्रा जो है वो एक्शन जो है वो उनका 9 मई के शक्ल में जो है सियासत के अंदर मौजूद है। ये अदालतें हैं जो है जब उनको रिलीफ देना चाहती हैं और उसके लिए जब उनको इस चीज के लिए रियलाइजेशन कराई जाती है तो वो ये कहते हैं कि ये मुदाखलत है। और देखिए, दूसरी जहां तक आपने बात की सुप्रीम कोर्ट की, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम तो है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम तो है, और ये तकसीम आपको जो है जिस वक्त बंदियाल साहब के जो आखिरी 4 महीने थे और जहां पर जो 2-3 अहम मुकदमात सुने जा रहे थे, जहां पे एक धड़ा जो है वो काजी फैज ईसा के साथ था और एक धड़ा बंदियाल साहब के साथ था, तो ये तकसीम आपको सियासी तौर पे नजर तो आई। ठीक है, और इस तकसीम का जो पस मंजर है वो सियासी ही है, वो सियासी लीडरों की से मुताल्लिक पसंदीदगी नापसंदीदगी भी है। ये यानी इससे पहले पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। अदालतें जो है कॉम्प्रोमाइज करती थी, नजर का इस्तेमाल करती थी, बट वो इस्टेब्लिशमेंट के रियासत के कहने पे करती थी। यहाँ पर रियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदालत से कुछ और चाहती है, लेकिन अदालत उससे एक मुतजाद रुख लेके खड़ी हुई है, और वो जमहूरियत के लिए नहीं है। वो अदालत का कुछ हिस्सा वो सियासी पसंदीदगी या नापसंदीदगी भी बेस करता है। तो अब देखिए ना, एक पाकिस्तान के एक बरवज्जा कानून है, एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती। ठीक है, एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि अदालतें कानून पे अमल दरामद करवाती हैं, लेकिन अदालतें कानून पे अमल दरामद करवाएं या ना करवाएं उसके लिए भी एक ऊपर एक फोर्स बनानी पड़ती है। मैं आपके साथ जो बात करने लगा हूं, आप इसको स्टैटिकल फैक्ट्स के साथ कंसीडर कर लें। आप इस्लाम पाकिस्तान की जो चारों सिंध को छोड़ के सिंध वाले शरीफ और मासूम लोग हैं हाई कोर्ट वाले, KPK, लाहौर और जो है वो बलोचिस्तान को भी छोड़ दें, KPK और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी जो तसलसल था साकिब निसार साहब की अदालत और उसके आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार और उसके बाद फिर जस्टिस बंदियाल और बीच में जो एक और साहब थे। इन अदालतों के अंदर अच्छा एक सेटल्ड प्रेसिडेंट है कि एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट को ऑर्डर जो है वो बाईपास नहीं कर सकती। दूसरा सेटल्ड प्रेसिडेंट ये है कि हाई कोर्ट जब एक मुकदमा सुन रही हो तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट अगर एक मुकदमा हायर कोर्ट सुन रही हो तो लोअर कोर्ट उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती। ये तमाम इंटरवेंशन जो है वो पिछले 2 साल 3 साल के अंदर की गई। एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट के खिलाफ स्टे ऑर्डर देती रही।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहे थे उनके दरमियान में इंटरफेयर करती रही, जज लगाती रही, और हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमा जेर समाअत थे, मिसाल के तौर पे काजी फायज ईसा जो है वो इलेक्शन का केस सुन रहे थे और हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर डायरेक्शन दे रही थी, ठीक है। ये तमाम मुकदमात अगर आप इकट्ठा करें और इनका स्टैट चेक करें तो ये सिर्फ एक सियासी जमात के हक में किए गए, सिर्फ एक सियासी जमात के हक में किए गए, किसी दूसरी सियासी जमात के हक में नहीं किए गए। ये एक सियासी जमात के हक में और बाकी दो सियासी जमात या तीन सियासी जमातों की मुखालफत में किए गए। तो आप ये बताइए कि सिस्टम के अंदर तो अदालतों के अंदर इंटरवेंशन 70 साल से होती रही है, इस वक्त जो अदालतों के अंदर से इंटरवेंशन है एग्जेक्टिव के अंदर, वो सिर्फ एक सियासी जमात के उनके हक ऊपर में। भी एक डंडा रखना पड़ेगा हमें फिर। मैं आपको बता ये रहा हूं कि इस वक्त रियासत के अंदर रियासत की इंटरवेंशन नहीं है अदालत के अंदर, अदालत के अंदर से इंटरवेंशन है एक सियासी जमात के हक में और हुकूमत के खिलाफ। तो मैंने उसका आपको फिर हल क्या बताया है, कि जो कैसे सेटल उसको कैसे ठीक प्रेसिडेंट करेंगे? आइन आपके के पास कवानीन तो आइन मौजूद है ना, आइन के आपके पास ये तनाजुर हल में तो जो नहीं है कि आप मुदाखलत आइन के करके तनाजुर में जो फैसले दुरुस्त करवाएं। देखिए, आइन के तनाजुर में जो सेटल्ड प्रेसिडेंट है ना कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के मामलात में इंटरवीन नहीं कर सकती। पिछले 3 साल के अंदर इन अदालतों ने अगर कहीं भी किसी दूसरी अदालत के दायरा कार के अंदर मुदाखलत की है तो आप देखिए वो किसी एक लीडर या किसी एक सियासी जमात के मुकदमात में की है, जिससे उसको फायदा पहुंच सकता हो। जहां तक आपने बात की कि देखिए देखिए काजी फायज ईसा के मुतालिक बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है। देखिए उनकी एक तारीख है, वो जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर आए उससे पहले उनकी जो टैक्स लॉ जो उनकी जो लॉ फॉर्म है वो सबसे सूबे की सबसे ज्यादा टैक्स पेयर थी। वो एक दयानतदार आदमी कंसिडर किए जाते हैं, अपराइट आदमी कंसिडर किए जाते हैं। बतौर जज उन्होंने बहुत सारे बहादुराना फैसले किए। फिर उसके बाद उन्होंने रियासत की ताकत का ही फेस द म्यूजिक एंड ही सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ हिज करेज, बिकॉज ही हैड नो बैगेज इन हिज पॉकेट। कहते हैं ना, आपकी जेब के अंदर कोई वजन ना हो तो आप जो है वो मुश्किल वक्त पास कर जाते हैं। तो देखिए, काजी फैज ईसा साहब के पास वक्त कम है। सियासी जमातें जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार में हैं और जो रियासत है उनके दरमियान में अभी भी कुछ हद तक बदएतमादी की फिजा है। काजी फैज ईसा साहब अपने इस मुख्तसर टेन्योर के अंदर उनके मुतालिक इल्जाम लगाया जाता है कि वो इमोशनल हैं या वो जो है डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। लेकिन देखिए उसके बावजूद काजी साहब ने कुछ 2-3 चीजें ऐसी की है। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपना राइट टू मेक जो बेंचेस है वो गिव अप कर दिया। वो हर अहम मुकदमा जो कि सियासी नौयत का है या आईनी नौयत प्रैक्टिस का एंड है, प्रोसीजर बिल को जिस तरीके से उन्होंने टेकअप किया, बिल्कुल वो उसकी लाइव ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं। वो क्रेडिट उसके जाता अंदर है क्या उनको। हो रहा है, उसके अंदर सियासी जमातें एक्सपोज हो रही हैं। उसकी जब आप देखिए लाइव दिखाते हैं तो उसके अंदर बहुत कम मार्जिन रह जाता है कि रियासत मुदाखलत कर सके। उसके अंदर बहुत कम मार्जिन रह जाता है कि सियासी जमातें जो है वो पॉइंट बाहर जाके पॉइंट स्कोरिंग कर सकें। उसके अंदर बहुत कम मार्जिन रह जाता है कि वकला हजरात जो हैं, जो कि सियासी पार्टियों के आलाकार बने हुए हैं, वो जो है वो हेयर एंड देन करके कोई गेम कर सकें। तो थ्रू दिस लाइव ट्रांसमिशन सो मेनी सेक्टर्स ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम हैव बीन एक्सपोज्ड। तो मेरे ख्याल में काजी फैज ईसा साहब ने देखिए इस मुख्तसर वक्त के अरसे के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट देख लें, नवाज शरीफ साहब का मुकदमा देख लें। देखिए नवाज शरीफ साहब के मुकदमे का जो फैसला आया उसके अंदर पीएमएलएन के सोशल जो डिजिटल मीडिया वर्कर्स हैं या उनके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर ग्रजेस है कि नवाज शरीफ साहब का फैसला उनको क्लियर नहीं किया गया। लेकिन आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अदालत ने वो फैसला मुकम्मल तौर पर जो आईन रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक दिया। आप देखिए भुट्टो साहब को इंसाफ मिल गया मरने के इतने अरसे बाद, यानी शहादत के इतने अरसे बाद। तो मेरे ख्याल में अदालत इस वक्त जो पोलराइजेशन है, जहां पे रियासत का बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक रोल है, हुकूमत जो है वो जो इस वक्त जो हुकूमत है वो एक नई हुकूमत है, वो अभी सियासी तौर पे कमजोर है। बल्कि साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक शामिल कर लें प्रोग्राम में। प्रोग्राम के बाद हम एक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स लेंगे। ये कोई वजीर आजम और आर्मी चीफ नहीं है, ये ताकतवर शख्स कौन है ये ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स के बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ये बात कर सकें। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान के अंदर कहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ताकतवर शख्स हैं। उनका कहना है कि वो पहले सीएम निगरान सीएम पंजाब थे, उसके बाद वो चेयरमैन पीसीबी बने, अब वो वज़ीर दाखिला बने। उनको मुशीर वज़ीर दाखिला भी लगाया जा सकता था, लेकिन उनकी ज़िद के ऊपर उनको सेनेट का टिकट दिया गया और उनको सेनेटर बनवाया गया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि शायद राना सनाउल्लाह साहब जो है वो सेनेट के उम्मीदवार थे या साद रफ़ीक साहब सेनेट के उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों को तरजीह नहीं दी गई और सेनेट का टिकट दे के उनको जितवा के मोहसिन नकवी साहब को सेनेट पे लाया गया।
उनका शुक्र करें कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। आप उनके कान में ये बात मत डालें कि कहीं वो वज़ीर आज़म ना बन जाए। तो क्या मोहसिन नकवी साहब इतने ताकतवर हैं? क्या मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बात दुरुस्त है कि वो अपनी बात मनवाते हैं या इस तरह के मामलात में वो दखलंदाजी देते हैं, या आप समझते हैं कि वो एक केपेबल बंदे हैं, एक काबिल इंसान है और उनकी जो भी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, वो उनकी काबिलियत और उनकी जो माजी में उनकी जो खिदमात हैं उसके हवाले से सारी चीज़ें सामने मद्देनज़र रख के उनको ये ओहदा दिया गया। इससे बात करेंगे फ़ल्की साहब से। फ़ल्की साहब, ये क्या राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े क्या ज़राए तफन्नुन की बात कर रहे थे, या आप समझते हैं कि उनके जज्बात का इज़हार कर रहे थे कि शुक्र अदा करें कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन गए, वरना वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं? ये बात दुरुस्त है, आप समझते हैं मोहसिन नकवी के बारे में? कि देखिए राना सनाउल्लाह साहब हमारे बड़े हैं, ठीक है, और वो पीएमएलएन का सरमाया है, ठीक है। और देखिए जब भी पंजाब हुकूमत मुश्किल में आएगी या मरकजी हुकूमत फ़ल्की मुश्किल साहब में हमारे साथ आएगी मौजूद हैं? तो इनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आवाज़ आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब हमारे बड़े हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरमाया है। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब भी पंजाब हुकूमत कभी सियासी मुश्किल में आएगी या मरकजी हुकूमत सियासी मुश्किल में आएगी तो राना सनाउल्लाह साहब को जो है ना वो जैसे जिसे वो कहते हैं कि लास्ट मैकेनिक के तौर पे बुलाया जाता है, ठीक है। मतलब मैं बसद एहतराम उनका यानी जो कैलिपर है वो मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एज एज सियासतदान, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए पीएमएलएन की बदकिस्मती रही, इसके बारे में दो राय है कि नवाज शरीफ साहब के करीब के लोग जो जो कि यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा से के नुक्ता नजर से इतफाक करते हैं, ये हार्ड वो लाइनर थे। सियासत से बाहर, हार्ड लाइनर से वो सियासत से बाहर कर दिए गए। क्योंकि देखिए राना सनाउल्लाह साहब का एक पास्ट है, वो 2008 से लेके 2013 2018 तक शहबाज शरीफ के बहुत करीब रहे और वो पंजाब के अंदर ऑल इन ऑल थे। 2018 के अंदर जब पीएमएलएन ऑपोजिशन के अंदर चली गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो गर्म पानियों के अंदर यानी हॉट वाटर्स के अंदर आ गई, तो राना सनाउल्लाह बतदरीज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीब होते रहे और शहबाज साहब कैंप से जरा सा दूर हो गए। मैं पार्टी के जो, क्योंकि वो पार्टी के जो तंजीमी मामलात हैं उसके अंदर भी एक बहरहाल मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि एक रिफ्ट रही। तो ये बहरहाल कैफ एक मौजूद रहेगी बहस के खुर्रम दस्तगीर और ये सारे लोग जो हैं क्या ये इलेक्शन हार गए या ये हरवाए गए। अब आगे आ जाते हैं। देखिए ये जो मोहसिन नकवी साहब है, ठीक है, मैं उनको जाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, बहुत काबिल आदमी है। देखिए उनका भी एक पास्ट है। आपको याद होगा जिस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे और कुलसूम नवाज का इलेक्शन हो रहा था यहाँ लाहौर में, तो उस वक्त मीडिया के ऊपर बहुत सारी ना देखी जाने वाली पाबंदियां थी। तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था और उन्होंने अपना जो चैनल है उसका तमाम स्टाफ को लाहौर के अंदर इकट्ठा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे रियल जो है वो फुटेजेस चाहिए। नहीं, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि मुझे अपने चैनल के जरिए दिखाना है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो वहां पे उनके जो रियल टाइम मतलब फुटेजेस, बिल्कुल। उनसे जो थोड़ी बहुत बाज़परस भी हुई थी। तो कहने का मकसद ये है, देखिए, और दूसरी मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा बताता हूँ। देखिए जिस वक्त पीडीएम एक्टिवेट हुई, पीडीएम लॉन्च हुई, वो पीडीएम के लॉन्च होने से पहले सियासी अदम इस्तेहकाम जो था वो बहुत वन साइडेड था। ऑपोजिशन को बात करने की स्पेस नहीं थी, ऑपोजिशन जलसे नहीं कर सकती थी, लीडरान जेल में थे बशमूल मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब। जो बात करता था वो जेल के अंदर चला जाता था। तो जिस वक्त पीडीएम का ज़हूर हुआ और पीडीएम ने एक मोमेंटम बनाया पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ और जलसे शुरू हुए, तो उस वक्त आपको याद है मौलाना फजल रहमान की तकरीर दिखाई नहीं जा सकती थी, उनका इंटरव्यू नशर नहीं हो सकता था, बिल्कुल ऐसे ही है। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू नशर नहीं हो सकता था, पीडीएम के जलसों को जो है वो कट कर दिया जाता था, मरियम नवाज की तकरीर नहीं दिखाई जाती थी। तो उस वक्त जियो भी मरियम नवाज की तकरीर नहीं दिखा सकता था फजल रहमान की, लेकिन चैनल 24 दिखाता था। तो आप इससे उनके ताल्लुकात का अंदाजा लगा लीजिए। तो किन का नंबर एक। उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट थी, अगर उसने ही दूसरी चीज पाबंदियां ये है लगाई थी कि ना सर। देखिए मोहसिन नकवी जो है उनको उनका देखिए लक बाय चांस मोहसिन नकवी साहब को पंजाब के अंदर पंजाब को गवर्न करने का मौका मिला और एक बतौर निगरान एक बहुत लंबे अरसे तक गवर्न करने का मौका मिला, तकरीबन 1 साल। देखिए एक निगरान वजीर आला जिसके ऊपर कोई सियासी कदगन नहीं होती, वो आवाम को जवाबदेह नहीं होता, वो उसके ऊपर वोट लेने का प्रेशर नहीं होता, उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि मैं अगर ये फैसला लूंगा
अवाम की बेहतरी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लूंगा तो क्या नैब आके मेरे ऊपर मुकदमा बना देगा? जब ये तमाम खतरात आपके सर पर नहीं होते तो आप बहुत आउटरीजियसली परफॉर्म करते हैं, और उनकी 1 साल के अंदर एज सीएम बहुत इफेक्टिव जो है वो अप्रोच रही और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनको शहबाज शरीफ से कंपेयर किया जाने लगा। तो वो किसी को पसंद क्यों नहीं आएंगे? देखिए उनका जो ज़हूर है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर वो भी बहुत आप मानीखेज काबिलियत है। बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं काबिल आदमी है। मैं काबिल आदमी है। अब आ जाए उनके इस वक्त के पोर्टफोलियो की तरफ। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो वजारत दाखिला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है। साद ठीक है, रफीक और राना सनाउल्लाह पे उनको तरजीह नहीं दी गई, आप ये समझते हैं? देखिए राना सनाउल्लाह या उनको तरजीह नहीं दी गई, ये बहस ये नहीं है, क्योंकि हम्म। मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया और वजीर बनने के मरकजी वजीर बनने के लिए जरूरी है कि वो सेनेट के अंदर एंट्री हो। तो राना सनाउल्लाह को या साद रफीक को कुर्बान किया गया होगा मोहसिन नकवी के लिए। राना सनाउल्लाह या मोहसिन या ख्वाजा साद रफीक को इग्नोर नहीं किया गया होगा। हमारा जो बहस का मरकज वो ये होना चाहिए कि ये तमाम हम्म। तर इंपॉर्टेंट लोग जो है कुर्बान किए गए मोहसिन नकवी के लिए। देखिए मोहसिन नकवी कौन हम्म। सा पोर्टफोलियो देख रहे हैं? वो देख रहे हैं वजारत दाखिला। देखिए वजारत दाखिला पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं जो कि नवाज शरीफ के करीब समझे जाते थे, जो कि जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, जिन्होंने जनरल कियानी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है पेज कराया, जिनका नाम था चौधरी निसार, वो घर चले गए, उनकी सियासत खत्म हो गई। तो वजारत हम्म। दाखिला की जो पोजीशन है वो बड़ी यानी वो वजीर आजम के साथ आपकी दूरी पैदा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जब एहसन इकबाल वजीर दाखिला बने तो वो प्रेशर नहीं सस्टेन कर सके और उन्होंने सब कुछ गिव हम्म। अप कर दिया, और उनकी हालत ये थी कि वो नैब कोर्ट के अंदर, वो सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो मेरे कहने का, अच्छा ब्रिगेडियर इजाज शाह की आप एग्जांपल ले लें, इमरान खान उनसे क्यों नाराज हुए? इसलिए कि वो हम्म। जिस इदारे से बिलोंग करते थे बतौर वजीर दाखिला, वो सिर्फ उन्हीं उन्हीं की बात सुनते थे। तो देखिए मोहसिन नकवी, अच्छा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर मोहसिन नकवी को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये डिमांड कर सकती थी किसी भी फरमाइश करने वाले से कि जी आप मोहसिन नकवी को हमारे पास यानी बतौर सेनेटर ज्वाइन करें। वो आजाद क्यों है? वो आजाद इसलिए है कि किसी भी सियासी अदम इस्तेकाम के नतीजे में जहां पे कोई एक हम्म। लीडर बाहर आ जाए या एक लीडर जो नाराज है वो अगर धरना लेकर इस्लामाबाद आ जाए, तो जो है वो वजीर दाखिला जो है वो फैसले जो है वो सिर्फ हुकूमत की मंशा और दानिश से नहीं, कलेक्टिव विजडम से ले सके। तो आप इसलिए समझते हैं कि राना सियासी सनाउल्लाह का जमातें जो ये, है वो बर्डन उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया, जैसे राना सनाउल्लाह उस तरह के स्टेप्स नहीं ले सके जिस तरह के स्टेप्स मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर आला पंजाब के अंदर लिए? देखिए इन आप सब के समझते लिए हैं कि ओनरशिप लेनी बहुत पड़ती है, और ऐसे देखिए भारी वजन देखिए होते हैं सियासी देखिए जमातों के ऊपर, ओनरशिप लेनी पड़ती अब है, वो और कतराती हैं ओनरशिप इन लेने तमाम के तर चीज़ों लिए, से। देखिए ओनरशिप लेनी पड़ती है, और ओनरशिप लेने के लिए देखिए सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट का ओहदा क्यों चूज करते हैं? ठीक है, देखिए हम्म। आपको ओनरशिप लेनी पड़ती है, और ओनरशिप लेने के लिए आपको बहादुर फैसले करने पड़ते हैं, और बहादुर फैसले लेने के बाद आपको वोट नहीं मिलता। तो जब वजीर दाखिला जो है वो एक नॉन पार्टिजन आदमी है जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट सेनेटर है, उसके ऊपर ये कदगन नहीं है कि उसने साल 6 महीने बाद जाके अवाम से वोट लेने हैं, वो अपना जो छवि है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसके मुतालिक कंसर्न नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो शो को रन भी कर सके और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कलेक्टिव विजडम के साथ एक साथ लेके चल भी सके। तो सर ये चेयरमैन पीसीबी शिप को विड्रॉ करेंगे या इसको भी रखेंगे साथ साथ? अ, देखिए मेरा ख्याल है कि ये मामला सिमट चुका है। मरकजी हुकूमत की शदीद ख्वाहिश थी कि अब देखिए कि एक नवाज शरीफ साहब पोर्टफोलियो की अपने पास ख्वाहिश है रखें। किसी और के एक पोर्टफोलियो उनसे ले लिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में मरकजी हुकूमत शायद ये तस्लीम ना करे कि कुछ उनके कुछ पास, बातें हैं जो आप छुपा रहे हैं और हमें बताना नहीं चाह रहे हैं। उनके पास भी कोई खत खुत आया था कि भाई जो चल रहा है उसको वैसा चलने दे। आप जो थोड़ा सा इतना कंटिन्यू फ्लुएंटली बोलते बोलते रुक गए, मुझे लगा कि शायद कुछ आप छुपा नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए देखिए मैं, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं, अगर एक पॉलिटिकल एफिलिएशन के बगैर एक शख्स अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाएगा मतलब मोहसिन तो, नकवी और वजीर आजम के दरमियान कोई तल्ख कलामी नहीं हुई है, आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं किसी किस्म की कोई देखिए इस हवाले मैं से? इसके मुतालिक कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं
कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये वो कुछ यूट्यूबर्स चीजें। की खबरें हैं जिसके बारे में काजी फायद ईसा ने कहा था कि झूठ फैला आई के थिंक मनफी नजर तबसरे सेठी किए साहब ने जाते इस चीज को बयान किया था। हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर मोहसिन नकवी साहब टाइम दे सके तो मेरे ख्याल में, मैं अभी पाकिस्तान जी मैं अभी क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डेजिग्नेशन होल्डर से मिला था। तो उन्होंने भी मुझे ये हम्म, बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने आते ही कुछ बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स बहुत अच्छी हुई हैं जिनका क्रिकेट का एक्सपोजर है, इवन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, सरकारी अफसरान के लेवल पे। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ डिसीजन हुए हम्म, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे फैसलाबाद का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो पीसीबी के पास नहीं था, वो वापस पीसीबी के पास आ गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ जब कोई शख्स क्रिकेट बोर्ड को चलाएगा और आप उसके मुतालिक ये इट्स ऑल अक्यूज अबाउट करते हैं कि, मैनेजमेंट ना। चेयरमैन सुन क्रिकेट का लीजिएगा, मतलब क्रिकेट कि को आप समझना उसको नहीं है, एक्यूज करते मैनेजमेंट हैं को कि उसका समझना है, लिंक अगर बिल्कुल। बड़े घर से है, तो देखिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सिलेक्शन और उसके बाद जो ट्रेनिंग है और उसके बाद जो हम्म, फिटनेस टेस्ट है, अगर उसका जो है ना खुरा जो है वो बड़े घर से मिल जाए तो आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, आपके खिलाड़ियों की फिटनेस के मसाइल सही हो जाएंगे। ठीक है, नहीं मैं तो इस जो चीज है पे वो कायल हूं कि मुल्क पॉलिटिकल में चीजें बेसिस पे बेहतर पिक होनी एंड चाहिए, चूज। चाहे ताल्लुक किसी के घर से भी हो। अच्छा, अरे देखिए पाकिस्तान के अंदर एक जो, देखिए चीजें बस पाकिस्तान के बेहतर अंदर हो ये, रही है, अवाम अच्छा को मैं फायदा है, तो मेरे ख्याल चलते से चलते एक इसमें और कोई भी इतराज नहीं जिक्र होना कर चाहिए। देते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये हिस्टोरिकली जो है ना ये कहा जाता है कि जी बड़े घर से जो है ना मरकजी काबीना के अंदर लोग ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बेनजीर जब प्राइम मिनिस्टर हम्म, बनी तो उन्होंने जो उस वक्त जो निगरान वजीर खजाना थे उनको कंटिन्यू किया। तो उनके बारे में ये कहा जी जाता था कि जी वो बेनजीर ने गिव अप कर दिया, वो फौज की चॉइस है। बेनजीर ने उनको वजीर बनाने के बाद पूछा कि उनका नाम लेके पूछा कि वो है कौन, मुझे मिलवाइए। तो देखिए ये बहुत सारी जगहों पे जो है ना ये काबिलियत जैसे मैटर कहते हैं, करती है, ये मैं नहीं आपकी बात से एग्री नहीं हूं कि नहीं, मैं मोहम्मद ये कह रहा हूँ औरंगजेब कि साहब को भी परसेप्शन इज शायद स्ट्रॉन्गर काबिलियत देन की वजह से फैक्ट। वजीर खजाना जो है ना वो। बहुत सारे लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाता है हम्म, कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मरकजी काबीना के अंदर जो वजीर खजाना है उनके मुतालिक हम्म, बारहा जब भी हम इसहाक डार साहब का जिक्र करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी इसहाक डार साहब को जो है शायद उनके कुछ मसाइल थे बड़े घर से, जिसकी वजह से उनको मरकजी कैबिनेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया और बड़े घर ने अपना जो नॉमिनेशन है वो दिया। ऐसा नहीं है। मोहम्मद औरंगजेब बल्कि साहब जो सीसीआई में तो है, निकाल दिया ना सर आपने मोहम्मद औरंगजेब साहब को। देखिए वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंटरनल रिफ्ट जो है वो उससे ज्यादा, यानी हम्म, वो खुरा वहां जाके मिलता है। आपको पता है मोहम्मद औरंगजेब साहब का बैकग्राउंड क्या है? बैंकर है सर, एचबीएल के सीईओ थे। सर आपको एक पता है उनके कामयाब वालिद बैंकर साहब, आप कह सकते हैं। आप सुन लीजिए, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही बिलोंग करते हैं। आपको पता है उनके वालिद साहब कौन थे? नहीं मुझे इतनी, आप बताएं, आपसे जानना चाहेंगे हम। जो वजीर खजाना है उनके जो वालिद साहब थे वो हम्म, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब 1997 से 1999 के दरमियान वजीर आजम थे और जिस वक्त जनरल हम्म, मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत में अटॉर्नी जनरल थे। हम्म। मतलब सॉफ्ट आपको कॉर्नर पता है आप उनके, समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए रखते हैं ये। आपको पता है कि उनके उनके जो दादा थे वो भी चीफ हाईकोर्ट के जस्टिस, दिल हाईकोर्ट से के मुस्लिम जज थे। लीगी है। आपको पता है कि वो किसके दामाद हैं? मोहम्मद औरंगजेब साहब। नहीं हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको वो इसलिए सुप्रीम प्रोग्राम में कोर्ट हमने के दावत वो दी है। सुप्रीम कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रमदे के दामाद हैं। उनके जो साले अच्छा। उनके जो साले हैं मुस्तफा रमदे, वो पंजाब हुकूमत के साथ बहुत देर तक काम कर चुके हैं, पंजाब हुकूमत के जो है वो एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। तो वो मैं जस्टिस रमदे की बात नहीं कर रहा, बट उनकी जो फैमिली है उनके उनके यानी पीएमएलएन के साथ जो है वो अच्छे ऑपरेशन अच्छे टर्म्स ताल्लुकात जो आप है समझते हैं कि हुकूमती अच्छे जमात लगते के हो। तो साथ इनके मोहम्मद हैं। औरंगजेब साहब जो है इन माय हम्म, हम्बल ओपिनियन वो शहबाज साहब की चॉइस है। नहीं इसहाक डार बेहतरीन है साहब सर, जो है वो स्टॉक नवाज मार्केट शरीफ साहब की परफॉर्म कर चॉइस है। रही है, आपका आपकी तो ये करेंसी जो परफॉर्म कर रही है, आपके रिजर्व परफॉर्म कर पाकिस्तान रहे के हैं। अंदर ये जो परसेप्शन है ना कि कुछ लोगों को खामखाई जो है ना बड़े घर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो सर एज फार मोहसिन एज नकवी, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के बहरहाल सिक्योरिटी जी मामला अगर दुरुस्त रुख बहरहाल जी में जा राना रहे हैं तो सनाउल्लाह मेरे साहब ख्याल से सही, हमें कोई इतराज नहीं देखिए होना जी चाहिए। बहरहाल जी राना सनाउल्लाह साहब सही कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब में इतना पोटेंशियल है कि वो वजीर आजम बन सके। और मोहसिन नकवी साहब अगर अगले कब आने तक वाले बन एक रहे हैं डेढ़ वजीर साल, आजम, कोई इतलात है आपके अगर अगले पास? आने वाले, अच्छा मैं आपको एक मजे का सिनेरियो देता हूँ, अगर आने वाले अगले एक डेढ़ साल जी। के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चीजें ना संभाल सकी और मरकजी हुकूमत अदम इस्तेकाम का शिकार हो गई, तो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस हैं। फैसल वाडा, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, ये तमाम जो है सर आजाद सर लोग हैं। फैसल वाडा को कौन सी वजारत मिलते हुए देख रहे हैं आप? देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और देखिए नहीं तो कोई पोर्टफोलियो आप समझते हैं कि वो सूट नहीं करता उनके ऊपर कोई, या उनकी देखिए काबिलियत पे शक इस है आपको? देखिए देखिए पाकिस्तान के अंदर ये जो तज्जिया निगार हैं जो कि कयास रहे हम्म, हैं करते हैं,
वो ये कहते रहते हैं कि जी इस हुकूमत का भी हशर यही होगा कि मुश्किल फैसले करने के बाद जो है ये हुकूमत अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगी और एक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है सियासी जमातों के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम जी लीग नून के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मरकजी हुकूमत उनके पास रहे या ना रहे, पंजाब पावर बेस है, मरियम नवाज को पंजाब के अंदर परफॉर्म करना होगा और इन कंपैरिजन टू द अदर थ्री चीफ मिनिस्टर्स, और उनको उसके साथ अपनी टोन जो है वो एग्रेसिव रखनी होगी। उनको सिर्फ बतौर सीएम नहीं, बतौर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बतौर सियासी लीडर उनको सियासत को एड्रेस करना होगा। ऑन द अदर सर, साइड इस मुल्क में तो परफॉर्मेंस, आप ये पाकिस्तान समझते हैं तरीके कि इंसाफ के परफॉर्मेंस लिए की जरूरी कदर है कि वो है, कौमी नैरेटिव की धारे के ज्यादा अंदर कदर नहीं है, वापस या फिर आए। नैरेटिव बिल्डिंग में जो कामयाब होता है वो जीत जाता है इलेक्शन? मैं ये बात आपकी दुरुस्त है, पाकिस्तान उस तरीके इंसाफ के लिए जरूरी है कि वो कौमी धारे के अंदर वापस आए और सिस्टम के अंदर रहकर अपनी स्ट्रगल को जो है वो जीरो से दोबारा स्टार्ट करे। तो आई थिंक मरकजी हुकूमत जो है वो इस वक्त वैल्यू नहीं करती सियासी जमातों के लिए, उनके जो प्रोविंशियल पावर बेसिस हैं वो वैल्यू करते हैं, वो वहां से गेन करेंगे। और देखिए हम्म, जो आपने नैरेटिव की बात की ना, देखिए एक और इसके अंदर एक और हिंच है। अगर 2-3 महीने बाद इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो जी जी। किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के अंदर बाहर आते हैं जहां वो ये कहते हैं कि मैं एग्रेसिव रहूंगा लेकिन मैं जो है वो रियासत के खिलाफ बात नहीं करूंगा, आई हैव लर्न माई लेसन, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चले डील करके आए। चले, बहुत मैं बहुत शुक्रिया, आप आपने हाई बानी पीटीए की बात की। प्रोग्राम का वक्त हमारे पास खत्म हो गया दरअसल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में बात की और बड़ी जामा गुफ्तगू की, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को ज़रूर पसंद आई होगी। आज का प्रोग्राम हमारा यहीं तक था, और जहाँ तक उन्होंने बानी पीटीआई की बात की, तो बानी पीटीआई की जेल सिक्योरिटी में तकरीबन 12 लाख रुपए माहाना खर्च किए जा रहे हैं, और 14 एहलकार उनकी सिक्योरिटी पे मामूल हैं। 7 सेल जो हैं उनके इर्द गिर्द के खाली कर दिए गए हैं, और साथ में किचन भी एक अलग उनका दे दिया गया है, जिस किचन में उनके लिए खाना पकता है किसी और कैदी का उसमें खाना नहीं पकता। एक एहलकार जेल के अंदर तकरीबन 10 लोगों की सिक्योरिटी पे मामूर होता है, लेकिन इनके लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए गए हैं। तकरीबन 140 लोगों की सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो सिर्फ एक शख्स की सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 12 लाख रुपए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए तकरीबन साल का बनता है। क्या ये एक शख्स के लिए इतना कुछ होना, क्या पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ बर्दाश्त करना एक अनयूजुअल किस्म की चीज़ें, या ये चीज़ें दुरुस्त हैं? इस तरह की सहूलियात क्यों दी जा रही हैं? क्या सिक्योरिटी रिस्क किस्म के एक इंसान को इस तरह के मामलात में और इस तरह की फजूल खर्चियाँ करके जेल में रखना, क्या ये बात भी दुरुस्त है? जाहिर सी बात है, अगर एक हाई प्रोफाइल बंदा अगर जेल के अंदर मौजूद है तो उसके लिए लवाजमात ज़रूर होंगे, मैं उससे बिल्कुल कतई ताल्लुक़ नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैनेज भी किया जा सकता है, और मैनेज ना करें तो कम अज़ कम ये चीज़ें बाहर लेकर ना आए इन्फॉर्मेशन को। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है सर, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में माशी मामला से तंग है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को देखा, पसंद किया, अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें। देखते रहें वॉइस न्यूज़। आप देख रहे थे प्रोग्राम इख्तिलाफ, मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।